आज हम लोग बेसिकली करने लगे हैं सैम्पलिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम सैम्पलिंग हम लोग क्या कहते हैं, मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड भी डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग ये होती है कि हमारे पास जब भी हम कोई इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, हम जब भी क्या कहते हैं, वी वांट टू assess the different species present in an ecosystem, different species present in a habitat, different species present इन एन एरिया दैट वी मार्क ऑफ। उसमें अगर हम स्पीसीज को क्या कहते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उस मेथड को हम क्या बुलाते हैं? सैम्पलिंग बुलाते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। हमें किस तरह से ये कहते हैं सैंपल्स ले रहे होते हैं? दी सैंपल्स आर बेसिकली टेकन थ्रू डिफरेंट मेथडोलॉजीज। उन मेथडोलॉजीज को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। कौन से टूल्स हम यूज करते हैं सैम्पलिंग के वक्त, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, जब हम एक सैंपल ले रहे होते हैं और हम उसका जब एनालाइज कर रहे होंगे, तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहली बात, जब हम एक सैंपल ले रहे होते हैं तो हम कलेक्शन कर रहे होंगे। कलेक्शन का क्या मतलब है कि उस एरिया में, जिस एरिया को हमने मार्क ऑफ किया है, जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं स्पीसीज को असेस करेंगे, हम स्पीसीज फ्रीक्वेंसी देखेंगे या स्पीसीज अबंडेंस देखेंगे या परसेंटेज कवर देखेंगे। जो भी चीज हम किसी भी एरिया की एनालाइज करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए हमें पहले उन स्पीसीज को कलेक्ट करना पड़ेगा। हम जब तक स्पीसीज को कलेक्ट नहीं करेंगे, हम स्पीसीज फ्रीक्वेंसी, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज अबंडेंस, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज हम फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमें पहले कलेक्ट करना जरूरी है वो स्पीसीज। दिस इज ट्रू फॉर एनिमल स्पीसीज कलेक्शन, दिस इज ट्रू फॉर प्लांट स्पीसीज कलेक्शन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल कलेक्ट। अब जब हमने कलेक्ट कर लिए सैंपल्स, हमने क्या कहते हैं उस एरिया से, जिस एरिया में हम ये सैम्पलिंग कर रहे हैं, हमने वहां से स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास एक एरिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीसीज हो सकती हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीसीज। अगर मैंने कोई 6 डिफरेंट स्पीसीज कलेक्ट की हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आफ्टर कलेक्टिंग देम मैं उनको डिस्टिंग्विश करूंगी, मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगी। सो कलेक्ट, आइडेंटिफाई, एंड वंस वी आइडेंटिफाइड them, तब हम उनको एनालाइज कर पाएंगे कि एक स्पीसीज के हमने कितने ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट किए, बाकी स्पीसीज के हमने कितने ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट किए, और उनको आपस में कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। यस बताओ। एनालाइज द सैंपल्स, ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। There is a criteria for when to carry out random sampling and when to carry out systematic sampling, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट अदरवाइज आपको जिस भी एरिया को स्टडी करना है, आपको जिस भी एरिया पे क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, यू कैन डू इट। उस एरिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे या हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करेंगे। बट सैम्पलिंग इज बेसिकली इफ यू हैव टू एनालाइज समथिंग, सैम्पलिंग बिल्कुल उसी तरह से हम इकोसिस्टम में कर रहे होते हैं जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च के लिए उनको क्या चाहिए होता है? रिसर्च पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं। रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के लिए लेट्स से उनका डेमोग्राफिक पॉपुलेशन इज adults from the age of 21 till 42। अब अपनी कंट्री के या जो भी उनका जहां पर भी वो रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, वो 21 to 42 की रेंज में आने वाले तमाम इंडिविजुअल्स को उठा के नहीं क्या कहते हैं रिसर्च उन पे कैरी आउट करेंगे, बल्कि एक लार्ज सैंपल लेंगे। ऐसा सैंपल विच कुड रिप्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, या ऐसा सैंपल विच कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड द पैटर्न्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो बेसिकली सैम्पलिंग इकोसिस्टम में बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से हम क्या कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है।
हमारे पास जब हम ये डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, जब हम किसी भी एरिया में किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब हम उनको एनालाइज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कुछ चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं उस कलेक्शन से या उस सैंपल से। हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं या क्या क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? वी कैन फिगर आउट द स्पीसीज अबंडेंस, कि एक स्पीसी की कितनी अबंडेंस है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक स्पीसी के प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रैबिट्स की अगर हमने कलेक्ट किया है 100 रैबिट्स, तो अगर हमारे पास सैंपल में 100 रैबिट्स आए हैं, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ओवरऑल उस एरिया में कितने रैबिट्स प्रेजेंट होंगे। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, वी कैन एस्टिमेट द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इवनली द स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इकोसिस्टम। फिर हमारे पास वी कैन फिगर आउट द स्पीसीज फ्रीक्वेंसी, एंड वी कैन फिगर आउट द स्पीसीज डेंसिटी। एक और टर्म होती है, ये चारों टर्म शायद अंडरस्टैंड करना मुश्किल ना हो, बट देयर इज अ टर्म नोन एज द परसेंटेज कवर। परसेंटेज कवर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ प्लांट स्पीसीज या प्रोटोक्टस स्पीसीज ऐसे होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ग्रास है, तो अब मैं ग्रास को काउंट नहीं कर सकती, बट मैं ये एनालाइज कर सकती हूँ कि एक एरिया के कितने हिस्से पे वो ग्रास प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एरिया, और उस एरिया में ये जो पूरा सेक्शन है, लेट्स से दिस इज कवर्ड बाय ग्रास। सो लेट्स से दिस इज 85% of the total area. So we would say that the percentage cover of the grass is 85%। और फिर हमारे पास एक स्केल होता है, उसमें हम कंपेयर भी करते हैं, उसके हम स्कोर कार्ड से परसेंटेज कवर एनालाइज करते हैं। वील सी दैट एज वेल। जो परसेंटेज कवर हम कब एनालाइज कर रहे होते हैं, जब आप एक स्पीसी को देख रहे होते हैं और वो जो स्पीसी है वो मूव नहीं कर रही है, वो स्पीसी एक, और हम उस स्पीसी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे ग्रास का एनालिसिस दे के दो, तो आप मुझे ये कहोगे कि मैं ये बता सकता हूँ कि ग्रास ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। मैं एक एक क्या कहते हैं, एग्जैक्टली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रास आप कैरी आउट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली, अगर एल्गाई को आपने देखा हो, अक्सर क्या होता है, वो जो बारिशों के बाद हमारे पास कीचड़ हो जाती है, और उस मार्शी एरिया में जो वो ग्रीन ग्रीन आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं, वो एल्गल ब्लूम होता है, वो एल्गाई होता है। नाउ अगेन इफ आई आस्क यू कि आप मुझे एल्गाई का एनालिसिस बताओ कि इस एरिया में कितनी एल्गाई हैं, तो आप एल्गाई को बैठ के काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4, बट आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि एक एरिया में कितना एरिया उस एल्गाई ने कवर किया हुआ है, और आप मुझे एल्गाई का परसेंटेज कवर कैलकुलेट करके दे सकते हो। So are you able to understand when and what exactly is a percentage cover? The significance of it? Now, हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग होती हैं। We have random sampling and we have systematic sampling। ठीक है, अच्छा जी। हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग कब होगी और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कब होगी, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। हमारे पास, लेट्स फर्स्ट डेल्व इनटू रैंडम सैम्पलिंग। हमारे पास एक इकोसिस्टम है। अब उस इकोसिस्टम में हमारे पास क्या कहते हैं, जो कंडीशंस हैं थ्रू आउट द इकोसिस्टम, दे आर यूनिफॉर्म। यानी कि जो एक इकोसिस्टम है, उसमें जो क्लाइमेट है, उसमें जो वेदर कंडीशंस हैं, उसमें जो आपकी सॉइल कंडीशंस हैं, वो थ्रू आउट दैट इकोसिस्टम, थ्रू आउट दैट एरिया सेम है। हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस जब सेम होती हैं थ्रू आउट द इकोसिस्टम, हम तब रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। So one condition for random sampling is when the physical or the environmental conditions of the ecosystem are same or uniform।
यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है उस इकोसिस्टम में, दूसरी जगह एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है। अगर यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन है थ्रू आउट द इकोसिस्टम, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन है थ्रू आउट द इकोसिस्टम, हम तब रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। और दूसरा, जब हमारे पास पॉपुलेशन, एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं इसे, दूसरा ऑर्गेनिजम्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द इकोसिस्टम। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, किसी एक जगह पे पाए नहीं जाते, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में जब ऑर्गेनिजम्स स्कैटर्ड होती हैं, सो दीज आर द टू कंडीशंस इन विच वी कैरी आउट रैंडम सैम्पलिंग। नाउ कंडीशंस क्लियर हो गई रैंडम सैम्पलिंग की? एनी क्वेश्चंस? नो, हमारे पास नॉन फ्लैट लैंड्स में भी फायदा हो सकती है रैंडम सैम्पलिंग। इतनी कॉमन नहीं होती, बट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो हमें मरीन इकोसिस्टम होगा या एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गए, उनका भी जो डेटा है वो हम सैम्पलिंग के थ्रू ही अक्वायर कर रहे होते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली डिफिकल्ट होती है, थोड़ा सा और टफ हो जाता है अगर फ्लैट लैंड ना हो, बट हमारे पास सैम्पलिंग, हम अपने जो मरीन लाइफ है, जो एक्वाटिक लाइफ है, उसमें भी हम सैम्पलिंग कैरी आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास, हमें जब सैम्पलिंग करनी होती है, सबसे पहले हम एरिया डिसाइड करेंगे। हम कहीं पर भी रैंडमली सैम्पलिंग स्टार्ट नहीं कर देते। वी वुड फर्स्ट डिसाइड एंड डिटरमिन कि हमारे पास हम कितने एरिया पे अपनी सैम्पलिंग कैरी आउट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू मार्क द एरिया फॉर सैम्पलिंग। आप ये डिसाइड करोगे कि आप कितने एरिया में सैम्पलिंग करने वाले हो। उसके लिए आप क्या यूज करते हो? उसके लिए आप यूज करोगे मेजरिंग टेप। आप जितने भी एरिया को, क्या कहते हैं, जितने भी एरिया में आप सैम्पलिंग कैरी आउट करने वाले हो, आप उस एरिया में, क्या कहते हैं, मेजरिंग टेप के थ्रू एक बाउंड्री क्रिएट कर दोगे। ठीक है, अब आपने बाउंड्री क्रिएट करके ये क्लियर कर दिया है कि आप कहाँ कहाँ सैम्पलिंग, किस एरिया में सैम्पलिंग करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका, क्या कहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज द एरिया, या आपने मेजरिंग टेप से डिसाइड कर लिया कि इतने एरिया में मुझे सैम्पलिंग करनी है। नाउ अब ऑब्वियसली इस एरिया में बहुत सारे स्पीसीज होंगे। अब आप उन स्पीसीज को कैसे कैप्चर करोगे, या आप उन स्पीसीज को कैसे कलेक्ट करोगे? तो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द कैप्चरिंग और द कलेक्शन वाला फेज, हम यूज करते हैं एक चीज, जिसको हम बुलाते हैं क्वाड्रेट्स। क्वाड्रेट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेट्स आर लाइक फ्रेम्स। यूजुअली हम जो क्वाड्रेट दिखाते हैं ना, वो हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल किस्म का क्वाड्रेट दिखाते हैं। बट क्वाड्रेट किसी भी साइज का हो सकता है। क्वाड्रेट का मतलब किसी भी शेप का हो सकता है। इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी अ ट्राइंगल, इट कैन बी अ रोम्बस, व्हाटएवर, बट यूजुअली कन्वेंशनली वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो स्क्वायर ही होता है। नाउ हमारे पास क्वाड्रेट इज लाइक अ फ्रेम, जैसे आपका फोटो फ्रेम होता है ना। इट्स लाइक आप एक फ्रेम उठाओ और आप उस फ्रेम को रख दो। आई शो यू हाउ क्वाड्रेट लुक्स लाइक, एक सेकेंड, एंड माइट, या, सो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेट। एक क्वाड्रेट में हमारे पास फर्दर और डिविजन्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास, क्या कहते हैं, फ्रेम जो होता है, स्क्वायर फ्रेम यूजुअली हम यूज कर रहे होते हैं, दैट स्क्वायर फ्रेम इज बेसिकली अ क्वाड्रेट। नाउ आप क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारे पास क्या सारे क्वाड्रेट्स में आपको व्हाइट फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, या कुछ क्वाड्रेट्स में आपको व्हाइट फ्लावर नजर आ रहे हैं? इन अ फ्यू, राइट? हमारे पास अब क्वाड्रेट्स के थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं, या ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास एक चीज कितनी प्रेजेंट है, कितनी जगह में प्रेजेंट है। यू कुड हैव सिंपली सेड कि आपने जब, क्या कहते हैं, एक एरिया डिसाइड कर लिया आपने मेजरिंग टेप से, क्या कहते हैं, इफ यू डिसाइडेड व्हाट एरिया यू वुड बी यूजिंग फॉर सैम्पलिंग, तो क्या जरूरत है क्वाड्रेट यूज करने की? ना, जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास पूरे इस रेड एरिया में, जो मेरी बाउंड्री है जहां पे मैं सैम्पलिंग करने वाली हूँ, इसमें इक्वल इंटरवल्स पे या सेम इंटरवल्स पे हमारे पास सारी स्पीसीज प्रेजेंट हो। नहीं, हम ग्रास का परसेंटेज कवर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट परसेंटेज कवर मैं फ्लावर्स का तो कैलकुलेट नहीं करूंगी ना। फ्लावर्स तो मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ कितने हैं।
बेसिकली परसेंटेज कवर हम तब कैलकुलेट करते हैं जहां जब हम डिस्टिंग्विश ना कर सकते हो इंडिविजुअल्स को। आप एल्गे के इंडिविजुअल्स को डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, आप ग्रास के क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो व्हेन यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज, दैट इज व्हेन यू यूज परसेंटेज कवर। Now, so first you mark the area for sampling, and then you select the quadrats, the size of the quadrats and the shape of the quadrats that you would be using for your sampling. Select the size and shape of quadrats, and also the number of quadrats that you're using. Select the size and shape of quadrats. Well, इसमें एक और statement add कर देते हैं. Select the size, shape, and the number of quadrats that you would use. अच्छा, अब हमारे पास वो जो क्वाड्रेट्स है ना, उनको हम रैंडमली क्या कहते हैं रखेंगे। हमारे पास a lot of times when we are carrying out any research, when we are carrying out an investigation, हमारी वो investigation रिलायबल होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। किसी भी रिसर्च, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की रिलायबिलिटी जो है, सॉरी, जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कोई बायस्ड रिजल्ट तो नहीं था हमारे पास। हमें बायस को रिमूव करना पड़ता है। बायस को रिमूव करने के लिए हमारे पास वी ट्राई टू मेक आवर सैम्पलिंग एज रैंडम एज वी कैन। हमारे पास हम अपनी मर्जी से क्या कहते हैं, या जो भी हमारे पास साइंटिस्ट होता है या जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी क्वाड्रेट्स नहीं रख देगा कि ये मुझे इतना एरिया अच्छा लग रहा है, हम क्या कहते हैं इतने एरिया में प्लेस कर देते हैं क्वाड्रेट्स। यू वुड यूज अ नंबर जनरेटर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो गिव अवेज होते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां पे रैंडम नंबर जनरेटर यूज किए जा रहे होते हैं टू सेलेक्ट हु इज द विनर। बिल्कुल उसी तरह से हम क्वाड्रेट्स कितने किस किस जगह पर रखेंगे, वो हम एक रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू डिसाइड करते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, साइंटिस्ट का कोई भी अपना पर्सनल बायस ना आए, कोई भी अपना पर्सनल टच ना आए। सो वी कीप, in order to make the sampling unbiased, we use a random number generator for deciding where to place the quadrant. Place the quadrats randomly according. I am lagging a teeny bit. Acha. Let me try changing my jagah. Okay. Now, point one, point two, point three. Any questions about that? अभी तक clear है? बस ये रैंडम सैम्पलिंग का ही है ना भी। Yeah, we're doing random sampling. अच्छा, अब जब हमने अपने क्वार्टेट्स क्या कहते हैं प्लेस कर लिए, अब हम हर क्वार्टेट में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है उनको कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अब कलेक्शन के लिए हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं। यूज नेट्स। अब नेट्स आई एम प्रीटी श्योर आप सबने देखे होंगे। नेट्स के थ्रू हम कलेक्शन कर सकते हैं, ट्रैप्स के थ्रू कलेक्शन कर सकते हैं, और पूटर्स के थ्रू हम कलेक्शन कर सकते हैं। मैं इन तीनों की पिक्चर्स दिखाती हूँ। यूज नेट्स, ट्रैप्स एंड और पूटर्स to collect the organisms in each quadrant. Now let's see what is a net, what is a pooter, trap, and a net in this case. Okay. नाउ नेट तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम नेट से पकड़ सकते हैं। सो हम अपने कॉर्डेट्स में नेट्स रख देंगे ताकि उस एरिया में जितने भी क्या कहते हैं हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नेट में कैच हो जाए।
या फिर हम ट्रैप्स बना देंगे, हम छोटे छोटे ट्रैप होल्स या पिट होल्स रख देंगे जिसमें हमारा जो आप भी देख सकते हो या कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फॉल कर रहा है इस ट्रैप में, तो हम बीच बीच में क्वाड्रेट्स हमने जहाँ बनाए हैं ना उस क्वाड्रेट्स के एरिया में वी विल बेसिकली क्रिएट ट्रैप्स टू कैच द इंसेक्ट्स और वट एवर प्लांट एनिमल स्पीसीज यू वांट। दिस इज बेसिकली अ पूटो। अब पूटो में क्या होता है, पूटो कुछ इस तरह की क्या कहते हैं एपरेटस होता है जिसके दो एंड्स होते हैं, जिसके दो पाइप्स होते हैं या दो एंड्स होते हैं, एंड बोथ द एंड्स आर ओपन। एक एंड पे आप जो एयर है उसको सक कर लेते हो। जब आप एक एंड पर एयर सक कर लेते हो तो आप अंदर वाला जो एरिया, क्योंकि एयर यहाँ से सक हो रही है, एयर आप सक कर रहे हो, द एयर इज गेटिंग सक, सो दिस एरिया बिकम टर्न्स इनटू अ लो प्रेशर एरिया। सो ये लो प्रेशर एरिया होता है। और हवा के थ्रू या प्रेशर के पुल के थ्रू से, बिकॉज ये हमारे पास हाई प्रेशर एरिया है, सो हमारे पास दिस insect is sucked inside and it falls inside the puto. नाउ अब हमारे पास जैसे ही इंसेक्ट अंदर आया वैसे कहीं ये इंसेक्ट ऊपर ना चला जाए, तो हम इंश्योर करते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना इसको हम गॉस से क्या कहते हैं सिक्योर कर लें कि हमारे पास जो इंसेक्ट है वो escape ना कर सके। सो दिस इज बेसिकली द पुटो। एनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ द पुटो वर्क्स? इज दिस क्लियर? It reminds me of Harry Potter for some reason. Every time I say Puto, a very wrong accent of Harry Potter. If like anybody is trying to say Harry Potter and they mispronounce it, they might call him Harry Potter or Harry Potter, something like that. There is like I don't know if you guys are aware of it, but Harry Potter की जो Urdu translations है उनमें actually it's written like Harry Potter. So the Urdu translation of Harry Potter is actually this. It was so funny. So उर्दू में अगर आप हैरी पॉटर लेंगे तो वो हरी पुत्तर लिखा हुआ होगा। या इट्स लाइक द पंजाबी वे ऑफ सेइंग इट। अच्छा जी, अब जब आपने कलेक्ट कर लिया ऑर्गेनिज्म नेट्स के थ्रू, ट्रैप्स के थ्रू, पूटर्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह की स्पीसी आपके उसमें आ रही होगी ट्रैप में। सो यू वुड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, एंड उसके लिए अक्सर डायकोटोमस की यूज की जाती है। अब डायकोटोमस की इज समथिंग जो आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे हो। डायकोटोमस की क्या होती है? डज इट हैव फर? यस और नो। और यस और नो के अकॉर्डिंग फिर वो कहेगा इफ इट हैज फर, सो हाउ मेनी लिम्स इट हैज, डज इट हैव फोर लिम्स, यस और नो। तो डायकोटोमस की इज बेसिकली दैट की which basically has two answers, yes or no, और उस की के अकॉर्डिंग फिर आपके पास क्या कहते हैं, आप फिगर आउट करते हो कि आपने जो एनिमल या स्पीसी ट्रैप किया वो कौन सी वाली स्पीसी है। सो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम ऑब्वियसली हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि हर स्पीसी के हमने कितने ऑर्गेनिजम्स ट्रैप किए हैं। नाउ थ्रू दैट डेटा आप डिफरेंट चीजें जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप स्पीसीज अबंडेंस, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीसीज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीसीज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूला के थ्रू आपको इनको डिफाइन करना आना चाहिए। स्पीसीज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ quadrats with species upon total number of quadrants into 100. How frequently is that species found is what the species frequency is gonna tell you. अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, if I ask you कि आप मुझे species frequency calculate करके दो of this particular white flower, so अब आप देखो हमारे पास total number of quadrants क्या है? 1 2 3 4 5, we have 25 quadrants. I'm being censored again. Acha, wait a second. Now is it better? I am now literally next to the router. इससे करीब मैं राउटर के जा नहीं सकती।
ओके, सो बेसिकली आप लोगों को स्पीसीज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तक आवाज आई थी मेरी कि स्पीसीज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स विद स्पीसीज अपॉन द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इनटू 100। अगर इस फॉर्मूला को हम इस वाइट फ्लावर के ऊपर अप्लाई करें, सो यहाँ पर टोटल कितने क्वाड्रेट्स हैं, लेट्स से 25 क्वाड्रेट्स हैं। सो हमारे पास एक क्वाड्रेट, दो क्वाड्रेट, तीन एंड चार। सो देयर आर फोर upon 25 into 100 and we would get the species frequency for this white flower. Is this clear? How to find out the species frequency, or how do biologists or ecologists find it out? Actually, good. Now for species density, yes, yes, Rima. Now species density is basically total number of organisms in all quadrants upon total area of all quadrants. यानी हमारे पास सारे क्वाड्रेट्स में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया कवर्ड बाय ऑल क्वाड्रेट्स, दैट वुड गिव अस द स्पीसीज डेंसिटी। सो ये दो आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। यस राइमा, यू कैन आस्क। मिस व्हाट अबाउट जिस तरह कैन यू गो ऑन द क्वाड्रेंट वाला? जिस तरह यहाँ पे सम ऑफ द क्वाड्रेंट्स हैव लाइक टू फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ वन, राइट? तो उससे भी मैटर करना चाहिए ना। तो इसका कोई चीज नहीं है कि एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने हैं, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती? हम स्पीसीज फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, हाउ फ्रीक्वेंटली इज दिस स्पीसी फाउंड आउट इन एन इकोसिस्टम। तो हमारे पास एक एरिया में कितना कॉमनली एक स्पीसी नजर आ रही है, दैट इज स्पीसीज फ्रीक्वेंसी। Species abundance is something else. Species abundance tells us the number of species present. Yes, Amar. Within species density उसमें like total number of organism निकालने हैं and then divided by total area। तो पहले एक quadrant का एरिया निकालना है and then multiply by 25, right? आपको यूजुअली पता होता है आपके क्वाड्रेट का एरिया क्या है। सो दे टेल यू कि आपके पास जो एक क्वाड्रेट है उसका एरिया कितना है, और फिर ऑब्वियसली जितने भी आपके पास क्वाड्रेट्स होंगे उस हिसाब से आप क्या कहते हैं फिगर आउट करते हो टोटल एरिया ऑफ ऑल द क्वाड्रेट्स कितना था। सो एक क्वाड्रेट का अगर आपको एरिया पता होगा तो आपको फिर उस हिसाब से आप सारे क्वाड्रेट्स का एरिया फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है। स्पीसी डेंसिटी इज बेसिकली कि हमारे पास सारे क्वाड्रेट्स में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, that number of organisms which we found in all the quadrants, we would be dividing that number of organisms with the total area that is covered by all quadrants. That would give you your species density. ठीक है बताओ। मिस यानी वो गोना काउंट के कितने ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर द क्वाड्रेंट्स व्हिच हैड द ऑर्गेनिजम्स? टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल क्वाड्रेट्स, यानी कि जितने भी क्वाड्रेट्स थे उनमें कितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको काउंट करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेट से। ओके मिस, जिस तरह एक क्वाड्रेंट के अंदर पहले हमने 4/25 किया था, तो उसमें हमने कहा था कि 4 के अंदर है, बट 4 में से किसी के अंदर दो है, किसी के अंदर एक है, तो वी गोना लाइक काउंट द 2 1, इस तरह करके हम ऐड करेंगे, राइट? नहीं, यहाँ पे फिर आप नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स काउंट करोगे। ऊपर वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स विद स्पीसीज था, तो हम क्वाड्रेट्स की नंबर काउंट कर रहे थे। स्पीसीज डेंसिटी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल क्वाड्रेट्स है, तो आप ऑर्गेनिजम्स की नंबर काउंट करोगे। ऊपर यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, इन स्पीसीज डेंसिटी यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके मिस, थैंक यू। अब हमारे पास परसेंटेज कवर का एक स्केल होता है, उस परसेंटेज कवर के स्केल की मैं टेबल आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। परसेंटेज कवर के स्केल का जो नाम होता है, लेट मी राइट दैट डाउन, इट्स कॉल्ड द ब्रॉन ब्लैंकेट ब्लैंकेट, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड दो, स्केल। अब यहाँ पर हमारे पास होता है परसेंटेज कवर, और उस परसेंटेज कवर से हम स्कोर कार्ड
से टेली कर रहा होता है। सो लेट्स से एक स्पीसी का हमने किया जो भी सैम्पलिंग, उसका परसेंटेज इज लेस देन 1%, तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। फिर अगर हमारे पास परसेंटेज कवर इज बिटवीन 1 to 4%, उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। इफ द परसेंटेज कवर इज बिटवीन 5 to 25%, we denote it with 2. अच्छा, ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दिस टेबल, मैं एक्सप्लेन कर दूं खाली। अगर 26 से 50% के दरमियान है परसेंटेज कवर, वी वुड गिव इट द स्कोर 3। If it is between 51 to 75%, it would be 4, and 5 हमारे पास मैक्सिमम स्कोर होता है, which is anything that is greater than 75%. So the scale can come in your exam to analyze. आप परसेंटेज कवर आपको किसी पार्ट में वो कैलकुलेट करने को दे देगा, परसेंटेज कवर निकाल लोगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में दे कैन आस्क यू टू टेल द ब्रॉन ब्लैंकेट स्केल स्कोर ऑफ द परसेंटेज कवर ऑफ योर स्पीसी। तो आपने जो भी परसेंटेज कवर निकाला होगा, आप अपनी परसेंटेज को मैच कर लोगे स्कोर कार्ड से एंड यू विल गिव योर आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस स्केल, हाउ टू एनालाइज एंड फिगर दिस आउट? या इट वुड बी गिवन, we don't have to memorize this. अब ऑब्वियसली टू मेक श्योर दैट आपकी जो ये सैम्पलिंग थी वो बिल्कुल सही थी, आप इसको रिपीट कर दोगे टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। सो हम इसी इकोसिस्टम में एक और एरिया में यही पूरी चीज रिपीट कर लेंगे। मार्क ऑफ अ सेपरेट एरिया within the same ecosystem and repeat sampling. अगर आपके पास सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी सैम्पलिंग रिलायबल थी, वैलिड थी। अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ एरर होगा या आपको फिर से रिपीट कर करके एक नियरेस्ट कॉमन आंसर तक पहुंचना होगा। अच्छा, ऑब्वियसली यू वुड बी यूजिंग द सेम क्वाड्रेंट्स एंड द साइज ऑफ क्वाड्रेंट्स, यूजिंग द सेम शेप एंड साइज ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? या number of quadrants as well. Thank you for mentioning, Amar. Same shape, size, and number of quadrants. Okay. Size and number of quadrants.